पुलिस से ना दोस्ती अच्छी है ना दुश्मनी। Hey, hi everybody, how are you? Hope you all are fine and doing good. This is Mahi and I welcome you on my YouTube channel. Guys, as you can see on the board, the topic is very hot. Okay, आपका बहुत ही पसंदीदा टॉपिक ये आ चुका है, बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। FIR means First Information Report. We are going to discuss this topic today because we have received an article from Indian Express. आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत ही मस्त आर्टिकल आया और वो था FIR के ऊपर। ये एक्चुअली दोस्तों क्या है, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये TRP स्कैम चल रहा था ना रिपब्लिक टीवी का, जिसमें बता रहे थे कि भाई जो परमवीर सिंह हैं कमिश्नर ऑफ मुंबई पुलिस, उन्होंने बोला कि अर्नब गोस्वामी ने TRP बढ़ाने के लिए घर घर में 500 रुपये बांटे चैनल की TRP बढ़ाने के लिए। जैसे दोस्तों बिग बॉस हो गया, कौन बनेगा करोड़पति, इसमें TRP होती है ना, वैसे ही सेम न्यूज़ भी अपनी TRP बढ़ाने के लिए कुछ स्टंट्स करते हैं। जैसे आज तक का नाम आ रहा था उसका, तो उसमें अर्नब गोस्वामी ने कहा था कि भाई मेरा तो नाम है ही नहीं उस लिस्ट में जो आप बता रहे हो कि TRP वाली में। तो दरअसल बात क्या थी कि पहले उसमें नाम नहीं था, लेकिन जब बाद में इन्वेस्टिगेशन करी तो मैं आपको बता दूं कि उसमें रिपब्लिक टीवी का नाम था। ठीक है, चलो तो FIR के बारे में आज सब कुछ जानेंगे भाई। आज जितना भी कुछ है सब कुछ जान लेंगे FIR के बारे में। ये क्यों होती है, किस लिए होती है, कौन कौन से ऑफेंसेस में होती है, कौन कौन से में नहीं होती, हर चीज़ जानेंगे। ठीक है, चलो इस टॉपिक को आज स्टार्ट कर देते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि FIR का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। मतलब अरे भाई कोई घटना घटी है तो उसको बता तो दो, सबसे पहली फर्स्ट उसको बताओ तो सही। कुछ घटना घटी, अब मान लो कोई बंदा है भाग रहा है अपना सामान लेके, लेकिन किसी को ये नहीं बता रहा कि क्यों भाग रहा हूँ। अगर बाढ़ आई है तो किसी को बताओ, कोई पूछ रहा है कि भाई बाढ़ आ गई है, मैं भी भाग रहा हूँ, आप भी भागो। ये होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, और उसी चीज़ को रिपोर्ट कर देना, मतलब कि आप लॉ का सहारा ले रहे हो, कहीं पे इस चीज़ की रिपोर्ट कर रहे हो कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है, आप इस मैटर को देख लो। इसी को कहते हैं FIR। सो अब इतना तो आप समझ ही गए कि ये जो आर्टिकल आज आया था FIR के बारे में, दिस इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द TRP स्कैम विच वॉज रनिंग ऑन न्यूज करेंटली, pertains to रिपब्लिक टीवी, आज तक, जी न्यूज एंड ऑल दैट। ठीक है, देखो इस केस में आप समझो कि भाई क्या आपका नाम अगर FIR में नहीं है तो क्या पुलिस आपको चार्ज कर सकती है, पकड़ सकती है? या देखो ये थोड़ा एनालिसिस का लेक्चर है आज, इसमें एनालिसिस करेंगे, तो ये 15-16 मिनट का हो जाए तो यू शुड बी पेशेंस। ओके, तो पेशेंट रहेंगे तो इसमें थोड़ा सा समझ में भी आएगा आपको। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि किस केस में FIR फाइल की जाती है, किस केस में नहीं की जाती। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं कि केसेस कौन कौन से होते हैं। देखो दो टाइप के मेनली केसेस होते हैं। एक होते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, और एक होते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। ठीक है भाई, अब देखो एक कॉग्निजेबल एक नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि एक तरह से सीरियस क्राइम, सीरियस क्राइम मतलब सीरियस मतलब संगीन, संगीन जो अपराध होते हैं, और ये नॉन सीरियस क्राइम होते हैं, ये नॉन सीरियस क्राइम होते हैं। तो इनमें इतना कोई मैटर नहीं होता, लेकिन ये बहुत संगीन होते हैं ये वाले क्राइम, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ठीक है, चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ें। देखो इन दोनों को कैटेगराइज करेंगे। पहले करते हैं कॉग्निजेबल को। कॉग्निजेबल में देखो मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दूं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, मर्डर MURDER, ठीक है। अब किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने रेप कर दिया, कहीं रेप हो गया बड़ा, कोई मान लो डाउरी के लिए, दहेज के लिए किसी ने क्या किया कि लड़की की हत्या कर दी, दहेज के चक्कर में हत्या कर दी, या किसी को किडनैप कर लिया, किडनैप करके बंदी कर लिया, महीनों नहीं छोड़ रहे, समझ गए। इस टाइप के जो ऑफेंसेस होते हैं उनको हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, मतलब संगीन अपराध। ये एक्चुअली ये अपराध क्या होते हैं, ये जितने भी अपराध हैं वो CRPC में आते हैं। CRPC मतलब होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड,
सीआरपीसी मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये कब आया था? ये आया था 1973 में। ठीक है, इसके अनुसार ये सब कुछ चलता है, जितना भी मैटर है। समझ गए यहाँ तक? अब हम इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि एफआईआर में इसका क्या क्या रोल होता है। समझ गए यहाँ तक? देखो, अब इसको समझते हैं थोड़ा अच्छे से कि इसमें रोल क्या है इसका। देखो, रोल ये है इसमें दोस्तों कि कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात करते हैं। देखो, कॉग्निजिबल ऑफेंस में क्या होता है कि जो पुलिस होती है ना, वो क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है। मैं कहानी बोलता चला जाऊंगा, आप फिल्म बनाते चले जाना। पुलिस जो है वो क्रिमिनल को अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट। विदाउट वारंट पुलिस अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, विदाउट एनी प्रायर परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट एंड ऑल दैट। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 154। ये किसका सेक्शन है? सीआरपीसी। समझ गए? यानी अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, किसी की हत्या हुई है, मर्डर हुआ, ये सब चीजें हैं, तो पुलिस बिना किसी वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। किसके अंदर? सीआरपीसी के अंदर। जैसे आपने देखा होगा कि एफआईआर का कितना बड़ा रोल है कि हाथरस कांड देखा था अभी कुछ दिन पहले। हाथरस कांड में सब तरफ हल्ला मच रहा था, एफआईआर 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 नहीं करी, एफआईआर करनी थी। इसी तरीके से जो कॉग्निजिबल में ऑफेंस में जो इंचार्ज होता है ना, थाने का इंचार्ज, जो थाने होते हैं, वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के भी उसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। उसको जरूरत नहीं है, कॉग्निजिबल ऑफेंस अगर है, संगीन अपराध है, तो वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगा। उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है मजिस्ट्रेट से। क्यों? क्योंकि अपराध कैसा है? संगीन। समझ गए? यहां तक क्लियर है? अब देखो आगे, देखो अब डिस्कस करते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। हमने कॉग्निजिबल ऑफेंसेस कर लिए ना। अब इसमें ये कैसे होते हैं? ये हल्के अपराध होते हैं, मतलब संगीन नहीं होते, जैसे किसी की हत्या नहीं होती, ये सब नहीं होता, बहुत संगीन अपराध नहीं होते हैं। ये एक्चुअली सीआरपीसी के 21C 1973 में आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस आते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पुलिस आपको बिना वारंट के टच भी नहीं कर सकती। आई रिपीट माई सेंटेंस, द पुलिस कैन नॉट इवन टच यू विदाउट हैविंग अ वारंट। अगर वारंट नहीं है तो पुलिस आपको टच नहीं कर सकती दोस्तों। जैसे कैसे केसेस में? जैसे चीटिंग, यानी किसी से धोखाधड़ी कर दी हो, कोई फोर्जरी कर दी हो, कोई असॉल्ट कर दिया हो, या मान लो किसी की बेइज्जती कर दी हो, इंसल्ट, इस टाइप के जो ऑफेंसेस हैं। असॉल्ट का मतलब समझ रहे हो कि जैसे किसी में रख दिया धड़ाक से, मतलब रास्ते में चल रहा था, बाइक पे चल रहा था, आप दूसरी बाइक पे से थे, आपकी तेज थी, आपने पटाख से एक चांटा मार दिया उसके गाल पे। इस टाइप के असॉल्ट में ये क्या होते हैं? ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं। यानी यहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई, कोई बड़ा कांड नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाते। ऐसे मैटर्स में क्या होता है, जो इंचार्ज होते हैं वो बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। आपको मजिस्ट्रेट की परमिशन चाहिए। जब वो परमिशन देगा तब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे। अब एक चीज़ समझो, जब मजिस्ट्रेट परमिशन देता है तो इसका प्रोसीजर क्या है, ये किस टाइप से ये आगे चलता है मैटर। देखो ध्यान से समझना, बहुत ज़्यादा। अब ध्यान दो इसमें, ये इसमें स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं? स्टेप्स होते हैं। कैसे? कि सबसे पहले तो आपको एफआईआर ही करनी है। अरे पहले मैटर तो बताओ, क्या मैटर है, कुछ हुआ भी है कि नहीं। समझ गए? तो सबसे पहले एफआईआर करनी है। उसके बाद हमारी आती है इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद क्या आती है? इन्वेस्टिगेशन। यानी आप मजिस्ट्रेट से परमिशन लें, परमिशन लेंगे तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी। लेकिन अगर यहीं पे ये कॉग्निजिबल ऑफेंस है, कॉग्निजिबल है, तो डायरेक्ट एफआईआर होते ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। इंचार्ज ही शुरू कर देगा, मजिस्ट्रेट की जरूरत ही नहीं है। फिर थर्ड नंबर 1 2 3, ये याद कर लेना, आपके दिमाग में फिल्म बन जाएगी। पहले एफआईआर करो, बताओ क्या हुआ है, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी। अगर कॉग्निजिबल है तो डायरेक्ट, नॉन कॉग्निजिबल है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन के साथ। थर्ड नंबर पे क्या होता है दोस्तों कि चार्जशीट फाइल होती है। एफआईआर का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें, बड़ा महत्वपूर्ण रोल एफआईआर का चार्जशीट में।
उसके बाद जब हम चार्जशीट फाइल हो जाती है तो ये चार्जशीट जो होती है, यही चार्जशीट टू बी फाइल्ड इन कोर्ट, टू बी फाइल्ड इन कोर्ट, मतलब हमको कोर्ट में ये फाइल करनी पड़ती है, यही चार्जशीट। ठीक है, अब जब चार्जशीट को देखते हैं फिर उसके बाद होता है शुरू ट्रायल। ट्रायल मतलब वही समझ रहे हो, फलानी तारीख है आपकी, आ जाना, ये फलानी दिमागी तारीख पे आप प्रेजेंट हो जाना, ये होता है ट्रायल, यानी आपका ट्रायल शुरू हो जाता है। ट्रायल के बाद 6th में आपका ऑर्डर हो जाता है। ऑर्डर मतलब रिजल्ट आ जाता है, जज कह देता है भाई अरेस्ट करो या मत करो, इस चीज का ऑर्डर आपके पास आ जाता है कोर्ट की तरफ से कि इस बंदे को अरेस्ट करना है कि नहीं करना। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना। अब समझो एक बात बहुत ध्यान से, अब एक बात ध्यान सुनो कि एफआईआर जब होती है, ये जब होती है एफआईआर, ये है एफआईआर, तो इसमें क्या होता है कि आपको रिटन में या ओरली बताना होता है उसको, जो थाने में होता है, जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होता है वो लिखेगा अपने हाथ से, वो लिखेगा, वो आपको रिटन में देगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये रिटन में मिलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो साइन करके इसको बस हो गया तुम्हारी एफआईआर, नहीं, आपको रिटन में देगा, आपके साइन भी लगेंगे, आपके साइन भी बहुत जरूरी हैं भाई, एफआईआर तो आप ही करा रहे हो तो आपके साइन तो लगने हैं। फिर दोस्तों क्या होता है कि इन्वेस्टिगेशन होती है। अब चार्जशीट जब फाइल होती है तो एफआईआर का रोल होता है, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत तगड़ा रोल होता है एफआईआर का जब चार्जशीट फाइल होती है। ठीक है, देखो जब एफआईआर एक बार हो गई तब आता है इन्वेस्टिगेशन का नंबर, एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन का नंबर, फिर चार्जशीट में एफआईआर का रोल है, आपको बता दिया। क्योंकि अब मान लो किसी ने झूठी एफआईआर लिखा दी तो पुलिस तो पहले वेरीफाई करेगी ना। मान लो किसी ने झूठी एफआईआर लिखा दी तो पुलिस तो, अभी कोई बंदा आया, कहा सर मेरे 2 मकान थे, दोनों मकान को ऊपर उड़ा ले गए, सुबह यहीं रख गए, अब वो आधे टूटे हुए हैं, प्लीज इसकी इन्वेस्टिगेशन करिए। तो ये क्या है, ये झूठी एफआईआर है ना, लेकिन पुलिस लिखती है फिर वेरीफाई करती है, उसको वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या होता है, देखो जब ये हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गई, फिर वो क्या करते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल केस होता है, मान लो, जैसे आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कोई पॉलिटिकल केस है। अब पॉलिटिकल केस में क्या होता है, किसी के मंत्री का या विधायक का कोई फंस गया जानकार, तो फिर जो मंत्री वगैरह होते हैं ना, वो कबड्डी खेलते हैं पुलिस के साथ। कबड्डी खेलने में पुलिस को पटकनी भी दे देते हैं। क्यों पटकनी जब दे देते हैं दोस्तों, तभी तो उसको छुड़ाएंगे जो इनका वो है करीबी। और अगर यहीं पे यही वो जगह होती है जहाँ पे कोई पुलिस वाला अकड़ जाता है, मतलब थोड़ा उसमें आ जाता है कि भाई नहीं, इन्वेस्टिगेशन एकदम करेक्ट होगी, कोई मंत्री हो चाहे कोई विधायक हो, तो फिर क्या होता है, 2 दिन बाद दिक्कत हो जाती है। एक सफेद सा पर्चा आता है उसके पास, उस पर लिखा होता है ट्रांसफर लेटर। पढ़े लिखे लोगों के साथ यही होता है। अब क्या होता है, देखो एक बात जान लो, अगर कोई आपके खिलाफ झूठी एफआईआर करता है तो उससे डरने की तनिक भी जरूरत नहीं है। आप एंटीसिपेटरी बेल भी ले सकते हो। आप कौन सी बेल ले सकते हो, एंटीसिपेटरी बेल आप ले सकते हो। अच्छा, एंटीसिपेटरी बेल का क्या मतलब है, एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए आप डायरेक्ट एसपी ऑफिस जाएं, अगर यहाँ नहीं जा सकते डायरेक्ट मजिस्ट्रेट से बात कर लें, यहाँ भी नहीं आ सकते तो आपके पास कुछ तो सबूत होगा, किसी ने झूठी एफआईआर लिखा दी कि साहब कल ये डकैती में मौजूद था। अब आपके पास वीडियो है कि आप सिंगापुर में घूम रहे थे या आप हरिद्वार में घूम रहे थे, आपके पास सबूत है, तो आप तो थाने से ही बेल लेके चले जाओगे, थाने से ही एंटीसिपेटरी बेल ले लोगे, छूट के चले जाओगे। ठीक है, तो डरने की यहाँ जरूरत नहीं है। कभी कभी लोग झूठी एफआईआर करा देते हैं, अब फिर जब झूठी एफआईआर करा देते हैं, पुलिस को सबूत नहीं मिलते तो पुलिस उस केस को क्लोज कर देती है। ठीक है, लेकिन सबूत मिलते हैं तो फिर क्या शुरू हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत हो तो। देखो मैं समझता हूँ ये सारे स्टेप आपको समझ में आ गए। सबसे पहले एफआईआर करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाएगी, उसके बाद चार्जशीट बनेगी, चार्जशीट फिर कोर्ट में फाइल होगी, कोर्ट में ट्रायल चलेगा, ट्रायल के बाद जज या कोई ऑर्डर दे देगा कि भाई अरेस्ट करो या मत करो। यहाँ तक फिल्म क्लियर है। अब देखो, लेकिन दोस्तों एक बात मुझे बताओ, क्या जो नाम एफआईआर में शामिल होते हैं, क्या उन पर पुलिस काम करती है, और जो नाम एफआईआर में शामिल नहीं होते क्या उन पर पुलिस कुछ नहीं कर सकती? करती है, उन पर भी करती है। एक बात बताओ, आप सोचना कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, किसी ने एफआईआर लिखा दी कि साहब फलाना फलाना नाम था, 2 नाम लिखा दिए,
लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है तब बहुत नाम आते हैं सामने, क्योंकि क्राइम तो कोई एक आदमी नहीं करता ना क्राइम। तो जो एफआईआर में नाम नहीं होते वो भी सामने आते हैं, क्योंकि बड़े क्राइम में एक आदमी शामिल नहीं होता, बहुत सारे लोग उसके पीछे काम करते हैं, ठीक है। तो जो एफआईआर में नहीं भी होते हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पुलिस उनको ढूंढ लेती है, या इन्वेस्टिगेशन में वो उनके नाम आ जाएं, उनके नाम शामिल हो जाएं, तो क्राइम में उन पर भी बराबर की चार्जशीट फाइल होती है जो नाम एफआईआर में है जो उन पे हो रही है, बराबर की चार्जशीट, भले ही एफआईआर में नाम नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि यार एक चीज सोचो, कहीं डकैती हो गई, किसी के गांव में या घर में डकैती हो गई, तो डकैतों, सारे डकैतों के नाम थोड़ी कोई जान लेगा, भगवान थोड़ी है कोई। तो एक का किसी का नाम कि वह फलाने के गिरोह ने करी है ये, तो उसके गिरोह में जितने भी लोग होंगे वो तो सारे पकड़े जाएंगे ना। यही रॉबरी वाला के, इसलिए मैंने एग्जांपल लिया। अब देखो, चार्जशीट ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है, चार्जशीट ही सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एवरीथिंग इज देयर इन द चार्जशीट इंक्लूडिंग ऑल फाइंडिंग्स अबाउट द कल्प्रिट एंड ऑल एविडेंसेस, यानी उसके खिलाफ जितने भी सबूत हैं, उसके पास क्या था क्या नहीं था, क्या क्या उसने किया, वो सारी चीजें चार्जशीट में ही होती हैं। चार्जशीट बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। जैसे मान लो, चलो एक एग्जांपल, मान लो मैं पुलिस हूं, मैंने किसी को अरेस्ट किया, तो तभी से उसका टाइम शुरू हो जाएगा, मतलब अरेस्ट के 3 मंथ के अंदर मेरे को चार्जशीट फाइल करनी ही करनी है, अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मुझे अरेस्ट के 3 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल करनी है, ठीक है। इन सब के बाद तो फिर वही कोर्ट में ट्रायल चलता है। अब कोर्ट में देखो, कोर्ट में भी क्या होता है जब ट्रायल चलता है, कि जब ट्रायल चल रहा है तो जज भी समझ जाते हैं यार, वो उनका डेली का ही काम है ये, कि अगर चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, किसी अपराधी पे चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, मतलब उनको लग रहा है कि भाई हाँ ये ठीक चार्जेस हैं, तो वो सजा सुना देता है। अदरवाइज तो उनको लगता है कि यार चार्जेस में कुछ दम नहीं लग रहा है, इन पे ऐसा लग रहा है कि फर्जी लगाए जा रहे हैं, तो उनको बेल मिल जाती है। तभी उनको क्या मिल जाती है? बेल मिल जाती है। यहां तक बात क्लियर है आपकी? अगर किसी ने फर्जी एफआईआर करा दी, ठीक है, ध्यान रखना, अगर किसी ने फर्जी एफआईआर करा दी और पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला, तो इंस्टेंटली रिलीज करना पड़ता है आदमी। जैसे वही मैंने बताया, फर्जी एफआईआर मतलब कुछ भी बोल दिया किसी के बारे में, तो एक रूल है, सीआरपीसी का रूल है, सेक्शन कह सकते हो, सेक्शन 169 सेक्शन के अंदर, कि अगर किसी ने झूठी एफआईआर कराई है और पुलिस ने करी थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन, उस पर सबूत नहीं मिले, कोई सबूत नहीं मिले, तो उसको इंस्टेंटली रिलीज करना है वहीं से, थाने में से तुरंत। ये रूल है सीआरपीसी में। समझ गए यहां तक? देखो, अब देखो भाई, लेक्चर का एंड है, ये खत्म होने वाला है, क्लोजर आ गया ना। मतलब क्या है कि जब कोई अपराध होता है तो सब कुछ हो गया उसमें, एफआईआर हो गई, इन्वेस्टिगेशन हो गई, चार्जशीट हो गई, चार्जशीट कोर्ट में फाइल हो गई, कोर्ट में ट्रायल हो गया, उसके बाद ऑर्डर भी कर दिया जज ने कि या तो अरेस्ट करो या फिर इसको छोड़ो, ठीक है। उसके बाद पुलिस को क्लोजर रिपोर्ट देनी पड़ती है, यानी उस केस को क्लोज तो करना पड़ेगा। क्लोजर रिपोर्ट में देखो 3 तरह की होती है ये। एक होती है ए समरी, एक होती है ए समरी, ये लास्ट चल रहा है, खत्म हो गया ये। देखो यहाँ बोल के बताता हूँ, लिखूंगा नहीं। यहाँ पुलिस पे ज्यादा एविडेंसेस नहीं होते, बहुत सारे एविडेंसेस नहीं होते। किसके खिलाफ? एक्यूज के खिलाफ, जो एक्यूज है, बंदा अपराधी है, जिसको सस्पेक्ट है। तो इस चक्कर में क्या करते हैं, वो केस को बंद कर देते हैं। लेकिन जब ज्यादा सबूत नहीं होते तो बंद करते हैं। लेकिन ये वही वाले केसेस होते हैं, ए समरी वाले, जिनको बाद में कहते हैं कि भाई ये रीओपन करो केस को, यानी सबूत नहीं मिले इसलिए बंद हो रहा है, सबूत मिलने लगे तो फाइल दोबारा खुल जाएगी, रीओपन हो जाएगा। ये होते हैं ए समरी, ये क्लोजर रिपोर्ट पुलिस देती है। दूसरी होती है बी समरी रिपोर्ट। बी समरी रिपोर्ट क्या कहती है कि मान लो किसी ने एफआईआर करी, कंप्लेंट कर दी, और वो है झूठी, ठीक है, तो उसको ही पकड़ो, जिसने करी है उसको ही पकड़ो, उसको पकड़ के उसी पे मुकदमा चलाओ, उल्टा मुकदमा चलाओ इस पे, ये गड़बड़ कर गया, ये पुलिस को बेवकूफ बना गया। ये बी समरी में ऐसे मामले का किस में आते हैं, बी समरी में। जैसे मैं आपको बता दूं, मुंबई में एक केस हुआ था, आपको पता हो तो, कि पुलिस वाले ने अपनी बीवी को मार दिया था और जाके एफआईआर करा दी। बाद में पता चला कि उसी ने मारा था, उसने ही अपनी बीवी को मारा था, तो उस पर ही उल्टा मुकदमा चलाया गया। तो ये इस टाइप की समरी होती है बी समरी। सी समरी होती है विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड फनी, कि इसमें आप कह सकते हो सी समरी में कि नाइदर फॉल्स नॉर ट्रू,
नाइदर फॉल्स नॉर ट्रू, मतलब ना तो गलत है ना सही है। अब कैसे देखो कि केस, इसमें जो केस होता है वो बाय मिस्टेक ऑफ लॉ, बाय मिस्टेक ऑफ लॉ वो हो जाता है, केस को फाइल कर देते हैं। कैसे, जैसे एग्जांपल देख बताता हूँ। देखो, मान लो आपकी बाइक चोरी हो गई, मोटरसाइकिल, आपने जाके एफआईआर करा दी कि सर मेरी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, प्लीज ढूंढ दो। बाद में आपको पता चलता है कि भाई आपका भाई तो उसको लेके ऋषिकेश चला गया घूमने, ठीक है, फिर वो लौट के आता है तो आप वापस पुलिस के पास जाते हो, कहते हो सर ऐसे ऐसे वो चोरी नहीं हुई थी, मेरा भाई ले गया था। तो पुलिस थोड़ा सा तो सुनाएगी, खैर पुलिस होती है। लेकिन अब देखो ये केस नाइदर फॉल्स नॉट ट्रू कैसे हो गया कि जो बाइक थी वो मिल नहीं रही थी, ये बात तो सही है ना, जो ये तो गलत नहीं है, जो मिल नहीं रही थी बाइक, लेकिन चोरी हो गई ये बात गलत थी। तो ना तो ये गलत रहा केस ना सही रहा, इसलिए इसको कहते हैं नाइदर फॉल्स नॉट ट्रू। दोस्तों, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस ब्यूटीफुल लेक्चर एंड एवरीथिंग अबाउट एफआईआर। तो मैं आशा करता हूँ आपको सबको समझ में आया होगा। मैं फिर से आऊँगा एक नए ऐसे ही मस्त से टॉपिक के साथ जो कॉमन टॉपिक होगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर।